नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। आज मैं साथियों कपिल वस्तु में हूँ और ये जो कपिल वस्तु है ये सिद्धार्थनगर ज़िले में पड़ता है। लेकिन साथियों आज मैं जिस स्थल पे खड़ा हूँ इस स्थल को पचंगवा कहते हैं और ये जो पचंगवा है राजा शुद्धोधन के महल से मात्र जो है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो राजा शुद्धोधन का राजमहल है वो उससे जो इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, जो इसकी दिशा है ये दक्षिण और पश्चिम है। साथियों राजा शुद्धोधन के महल के 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्तूपा मिलेगा जिसको हम कपिलवस्तु स्तूपा कहते हैं, जहाँ पे तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई थीं, जहाँ से इस बात का प्रमाण चला कि तथागत गौतम बुद्ध यहीं के थे और सिद्धार्थ का बचपना यहीं पर बीता, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था रास्ते में। तो हमारे साथ जो है भंते जी हैं, भदंत धाम प्रिय जी हैं। जो आप यहाँ पे भंते जी कितने सालों से कपिलवस्तु में रह रहे हैं? 24 साल। 24 साल से आप कपिलवस्तु में रह रहे हैं। साथियों हमारे हाथ में जो ईंट आप देख रहे हैं, चौड़ी ईंट, जो ये काफ़ी मजबूत है। और ये जो ईंट है इस ईंटों को जब मैं देख रहा हूँ तो कपिलवस्तु के जो ईंट हैं उनसे जब मैचिंग कर रहा हूँ तो बिल्कुल हूबहू ये ईंटें कपिलवस्तु के स्तूपा में निकली हुई ईंटें और कपिलवस्तु के राजमहल गनवरिया में निकली ईंटों के ठीक जो है उनके सादृश्य हैं, उनके समान हैं। इधर आप दिखाएंगे हमारे कैमरामैन की ये जो बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिख रही हैं, ये चौड़ी दीवारें दिख रही हैं, ये बहुत पुरानी हैं। यहाँ के ग्रामीण भी नहीं बता पाते कि ये कितने पुराने हैं। और लगातार यहाँ पे अतिक्रमण जारी है और लगातार यहाँ पे ग्रामीण खुदाई कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन नीचे दिखाएंगे कि किस तरीके से उस स्थल को आप देखेंगे वहाँ पे जो है कि वहाँ से मिट्टी कटाई करके ग्रामीण लगातार ले जा रहे हैं। और ये जो विशाल स्तूपा की आकृति में या बुद्ध विहार की आकृति में कह लें या जो भी है प्राचीन आकृतियाँ जो रही हैं तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई, वो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। तो भंते जी आप हमको ये बताइए जो है इस जगह को पचंगवा कहते हैं, तो पचंगवा क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी गांव वर्तमान में मौजूद हैं, जिसको आज पिपरावा कहते हैं, जहाँ स्तूप है, तो हम लोग की भाषा में उसको बोधि वृक्ष कहते हैं और यहाँ की भाषा में उसको पीपल कहते हैं। जी जी। तो इतने बोधि वृक्ष थे कि वो बिगड़ते बिगड़ते वो सब पिपरावा हो गया है। पीपल से पिपरावा हो गया। पीपल से पिपरावा हो गया है। साथियों देखिए भोजपुरी से सटा हुआ बेल्ट है, ये पूर्वांचल का इलाका आता है तो भोजपुरी का प्रभाव है। ये अवधि बेल्ट वैसे आता है, लेकिन यहाँ पे वाह जो शब्द नाम में जुड़ जाता है, पिपरावा, दिनेशवा, रमेशवा, जो ये नाम जुड़ जाते हैं, भैरहवा, ऐसे बहुत सारे स्थल के नाम हैं और लोगों के नामों में वाह जोड़ देते हैं लोग जो है। वाह होता तो है। पिपरावा जो है वो पीपल से आया है, जो भगवान बुद्ध की जहाँ पे अस्थि मिली है जो है। आप आ जाइए, नमो बुद्ध है। तो उसके बाद जो है जी ये बगल में है बिहारा जी। बिहार का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो बिहारा हो गया है। जी जी उसके बगल का गांव। जी जी। उसके बाद जो गनवरिया है, जी जहाँ राजमहल का निवास था, जी। वो गनवरिया जो गणराज्य से बिगड़ते बिगड़ते वो गनवरिया हो गया है। गढ़वरिया से गनवरिया हो गया। हाँ जी। गणराज्य से बिगड़ते फिर गनवरिया जो है वो फिर वो गणराज्य से बिगड़ते बिगड़ते वो गनवरिया हो गया है जो है। और ये है हमारा गांव जो है बिहार जो है, ये है पचंगवा। पचंगवा जी। ये जो है 5 गांव थे, जी। पंचशील का पालन करने वाले थे, पंचांग बोल करने वाले लोग थे। फिर धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते वो पचंगवा हो गया है जो है। साथ इस गांव के राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी आपका नाम है। आप जो ये जो पचंगवा जो गांव है, जो 5 जगह आपको स्थल दिख रहे हैं, बौद्ध स्थल दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आपको? इसके बारे में तुमको कुछ नहीं जानकारी है। अच्छा, कुछ भी जानकारी नहीं है? तो दादा बाबा से कुछ सुनते आए हैं? कुछ नहीं सुनते आए हैं, यही हम सुन रहे थे कि यहाँ कोर्ट था जी। और कोर्ट के बाद ये जो प्रधान जी थे यहाँ के वो सबको पट्टा दे दिए हैं। अब इसके बाद कैसे क्या हुआ था ये हमको नहीं मालूम। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो कोट है, देखिए कोट, कुटिया, स्तूप, भीटा, टीला, ये जो जितने भी नाम इस तरह से हम सुनने में आते हैं, प्राचीन स्तूपों को कहा जाता है, प्राचीन बुद्ध विहारों कहा जाता है। स्तूप 2 तरह से होते थे। कई बार मिट्टी के बनाए हुए स्तूप होते थे और कई बार ईंट पत्थरों के बनाए हुए स्तूप होते थे। तो भंते जी जो है, ये जो लोग कहते हैं कि भीटा है, टीला है, कोट है, कुटिया है, तो जब हम उसकी खुदाई देखते हैं कि जब इतिहासकार पुरातत्व विभाग के लोग खोदते हैं
तो वहाँ पे स्तूप निकल जाता है। लेकिन ग्रामीण लोग उसको कोट, कुटिया, टीला, भीटा, स्तूप इस तरह से नाम से संबोधित करते हैं। तो इसके बारे में क्या आपका ख्याल है कि जो कालांतर में जब भाषाएं बदलती हैं तो किसी चीज़ का नाम कितना परिवर्तित हो जाता है? अरे देखिए, इस तरीके का है कि भगवान बुद्ध के 84,000 स्कंद थे जी और उन्हीं स्कंदों को ले करके 84,000 स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाए थे। जी और केवल स्तूप ही नहीं बनवाए थे, जी वहाँ धर्मशालाएं भी बनवाई थी, जी हॉस्पिटल की भी व्यवस्था किया था, जी पानी पीने की भी व्यवस्थाएं की थी जो है। तो उस तरीके से ये उस वक़्त राजा शुद्धोधन के जी जो मंत्री अमात वो सब वो तो पारिवारिक वो था, जी जी जो जहाँ वो रहते थे गनवरिया वो अब तो चलते पारिवारिक था। जी लेकिन और जो भी जो है वो परिवार के लोग इधर उधर जो रहते थे, जी है ना, इधर आओ बच्चे, वो रहते थे, तो उनके लिए भी तो स्थान चाहिए। जी जी तो ये उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ था। क्यों आप देखेंगे ये जो है, आवा। आप थोड़ा सा ये देखेंगे, इधर वाला जो स्थल देखेंगे, ये इसका मतलब यहाँ भी जो ये आपको बोर्ड दिख लगा रहा है, था, कुछ लोग ये आग लोग- लगी है अच्छा तब ये जल गया है जो है। देखिए साथियों, यहाँ पे सरकारी बोर्ड लगा था, लेकिन ग्रामीणों ने जब इसको जलाया, गेहूं के खेत के कटने के बाद जो उसकी फसल रॉ मटेरियल होता है, तो वो ये बोर्ड भी जल गया। तो लगातार यहाँ पे अतिक्रमण जारी है। जैसा कि राम कुमार जी ने बताया कि यहाँ पे सरकार भी जो है ग्रामीणों को ज़मीन पट्टा कर दे रही है। ये जो प्राचीन स्थल है, यहाँ की ज़मीनें जब पट्टा हो जाएंगी, लोग खेत बाड़ी करना शुरू कर देंगे, इस तरह से फूंकने लगेंगे। देखिए जलने के राख के आप तमाम चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। इनमें सरकारी बोर्ड भी इसमें जल गया है। साथियों, मैं आपको एक विशेष चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार आपको कलर्ड दिख रही है। और प्राचीन जितने भी आप स्थल स्तूप देखेंगे अनकवर्ड हैं। जैसे अगर मैं गनवरिया का आपको जो है राजमहल दिखाऊं, या मैं आपको जो है कपिलवस्तु का स्तूपा दिखाऊं, तो आपको जो इस दीवार की तरह दिखेगा। फिर ये कैसे आ गया? साथियों, ये सीमेंटेड नहीं है, ये जो है जो राविस होती थी जिससे ईंट बनाए जाते थे, उस राविस को जो है दीवार में लगा करके उसको कलर्ड कर दिया जाता था। जैसे भगवान बुद्ध जिस चीवर को पहनते थे, जो कासाय वस्त्र होता था, उसको भी कलर्ड किया जाता था। तो किसी भी चीज़ के रंगने की जो कला रही है भारत में, वो बहुत प्राचीन रही है। तो ये वीडियो देखने वाले इसको नया महल ना समझें, नई जगह ना समझें, इसको ध्यान से समझें कि ये जो है चूना और क्या नाम है राविस, इन सबको मिला करके इसको चूना, पोता गया। राविस और धनिया की पिसाई करते थे। अच्छा, धनिया भी पीसा हाँ, जाता था? धनिया भी पीस करके ताकि वो बिल्कुल वो बना रहे जो है। अच्छा राविस होती थी, राख होती थी, जी और ये जो जिसको आज मोरंग जिसको कहते हैं, जी जी वो सब मिला करके, और वो धनिया, जी। उसके बाद उसकी पिसाई होती थी अच्छा, पूरा ही वो, तो वो मसाला बनता था, वो चीज़ें लगती थी जो है। वो चीज़ें देखिए भंते जी ने कितने तरीके से बताया, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। और देखिए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे एक बोधि वृक्ष है। भंते जी ये बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि जहाँ पे बौद्ध स्थल मिलते हैं वहाँ एक बोधि वृक्ष जरूर होता है, जिसको हम पीपल का वृक्ष कहते हैं। तो ये बोधि वृक्ष का महत्व तो जो है बौद्ध धर्म का है ही है। जी और ये बोधि वृक्ष जो ऐसा है कि दुनिया में केवल दो ही, एक वृक्ष होता है और एक पौधा होता है, और एक तुलसी का पौधा जी और जो है बोधि वृक्ष, जी ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जी 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 उसके लिए जो है जी बुद्ध ने इसीलिए उसको चुना था जो है। ये जो जमीन थी ये जी वाली, जी खाली यहाँ तक दिखाई दिया था, ये जो मट्टी दिखाई दे रही ना यहाँ तक। उसके बाद जब खुदैया किए हैं हाँ हाँ। तो उसके बाद ये निकला। अच्छा देखिए, ये राम कुमार जी बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इधर करेंगे। हाँ आप बताइए जो क्या बता रहे हैं आप इसके बारे में। जैसे जो ये मिट्टी दिखाई दे रही है, हाँ कैमरामैन थोड़ा इसे फोकस करेंगे। हाँ, ये मिट्टी जब खुदैया की है तब ये जाकर निकला हुआ है सभी पूरी अच्छा। दीवार, नहीं तो ये पैसे ऐसे पहले से पड़ा हुआ था। मतलब ये पूरा दीवार मिट्टी के अंदर था? हाँ, मिट्टी के अंदर था ये। इसको खोदने के बाद ही निकला है? उस जब जान पाए तब आकर रुकवाए। अच्छा, हाँ, तब हिला गया, तो रुका है, तब उसके बाद कौन जानकारी खोद रहा है इस जगह को? ये जगह का खोद रहा था यहाँ का गनौरिया का। अच्छा अच्छा, कोई व्यक्ति था? हाँ। किस काम के लिए खोद रहे थे? वो यूनिवर्सिटी में जा रहा था मिट्टी इसका। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जा रही थी? हाँ। अच्छा,
तो वहीं से तो सब हल्ला हुआ कि कहना है यहाँ से ईंटा कहाँ से आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तब विश्वविद्यालय में पता चला ईंटा कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे डीएम एसडीएम को फ़ोन किया गया, तो वो लोग आए, तब इसको रुकवाए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, तो यही रुकवाए। अच्छा। देखिए साथियों, जो है जो ये अतिक्रमण है ये लगातार जारी है, और इतनी जो चौड़ी दीवारें हैं, भंते जी आप आ जाइए, आगे आ जाइए। ये जो चौड़ी चौड़ी आपको दीवारें दिख रही हैं, और ये जिस तरह से इसे कलर है, ये किसी राजभवन कह लीजिए या महाविहार कह लीजिए या स्तूपा कह लीजिए, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इसकी पेंटिंग जो है आपको बता रही है, दीवार की जो पेंटिंग बता रही है कि ये जो है कोई बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक स्थल रहा है। भगवान बुद्ध जब वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं, हम देखते हैं कि राजा शुद्धोधन ने उनके लिए महल भी बनवाए थे, और क्योंकि उनका मन ध्यान साधना में लगता था तो उनको महल बनवाए थे, इसलिए ताकि उनका जीवन सांसारिक चीज़ों में लगे, जो उनका मन लगे। तो ये कपिलवस्तु के जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है, तो ऐसी बड़ी संभावना है कि क्या पता उसी के महल के हिस्से रहे हों, या शाक्य बंधुओं ने, शाक्य गणराज के लोगों ने अलग महल बनवाया हो। क्योंकि आप इधर आप देखेंगे ध्यान से जो है, तो ये जो आपको जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये डिज़ाइन बता रही है, राजमहल की तरफ इशारा कर रही है। ये डिज़ाइन जो है महाविहार की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्थल होगा जिसकी कोई बहुत बड़ी महत्ता ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2500 साल बीत गया इस जगह को, इस स्थल को, उसके बावजूद भी इसकी चीज़ें बरकरार हैं, तो इससे ये पता चलता है कि राजा शुद्धोधन ने या शाक्य बंधुओं ने कितनी मेहनत से इसका निर्माण करवाया होगा। हमारे कैमरामैन इधर थोड़ा जूम करेंगे, जिस चीज़ को मैं अभी वहाँ दिखा रहा था। देखिए जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ऐसे लग रहा है सीमेंटेड, लेकिन सीमेंटेड नहीं है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये राबिस से जोड़ा हुआ है। भंते जी बता रहे हैं कि इसमें राबिस मिला हुआ, ईंट मिला हुआ, धनिया मिला हुआ है और मोरंग मिला हुआ है। तमाम चीज़ें मिल करके पहले इस तरह से दीवारों का पलस्तर हुआ करता था। तो ये चीज़ें स्पष्ट तौर से आपको दिखेंगी जो है। साथियों, ये जो बगल वाला गांव है, इस गांव के थोड़ी दूरी पे जो जगह है, भरवलिया जगह है, जहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। तो लोकल भाषा में उस जगह को जो स्तूप की तरह दिख रहा है, वहाँ पे कुआं भी मिला है, और उस स्थल को लोग कह रहे हैं कि ये कोटही माता का मंदिर है। साथियों, महामाया जो थी, माता महामाया जी थी, उनकी याद में बहुत सारे हाथी भी बनाए गए पूर्वांचल और बिहार के इलाके में, आप देखेंगे जो है। भंते जी ये बताइए, ये जो जगह जगह स्थल आपको देखने को मिलता है जहाँ पे हाथी की मूर्ति खड़ी है, ये इसके बारे में क्या आप कहेंगे? क्या इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध है, माता महामाया के? बौद्ध धर्म के अंदर इसका ये महत्व है कि जब तथागत जो है वहाँ पर थे, ये कौशाम्बी जी, कौशाम्बी में जब थे, तो वहाँ पर जो है भिक्षु संघ में ही आपस में विवाद उत्पन्न हुआ जी, और वर्षावास का समय चलने वाला था। उसके बाद वो उठ करके वहाँ से जंगल में चले गए जी, तथागत जो है, जी, और बाकी सब तो इनका विवाद जो है हल नहीं हुआ। अब उधर चले गए तो वहाँ पर हाथी और एक बंदर, ये 3 महीने तक यही वो दोनों सेवा करते रहे। हाथी जो है वो क्या करता था, उठा के लाता था, बंदर चढ़ करके पौधों को, फलों को तोड़ देता था। ये दोनों उठा के ला करके उनके सामने रख देते थे। तो 3 महीने तक वो वही खा करके वो रहे। बाद में वहाँ की जनता जो थी, उन्होंने जो है वहाँ का जो भी भिक्षु संघ था 2, एक जो है धम्मधर और एक जो है ये बिनाधर, ये थे। इन दोनों में विवाद की वजह से ये विवाद फैला। तो उन लोगों ने, जनता ने कहा कि जब तुम तथागत के नहीं हुए तो तुम हम लोगों के क्या होगे जो है। तो इसलिए उन लोगों ने खाना पीना देना बंद कर दिया और कहा कि जा करके उनको मना करके ले आओ जो है। तब ये जो है जा करके उनसे क्षमा याचना किए और ले करके आए। तो इसलिए हाथी का और जो है ये बंदर का बहुत महत्व है इसके अंदर। और जैसे जो महामाया थी जो है, महामाया ने एक स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी जो है उनके मतलब शरीर में प्रवेश किया। उस रात को जब उन्होंने स्वप्न को अगले दिन व्याख्यायित किया, राजा शुद्धोधन को बताया, तो उसके बाद वो
ये बातें आती हैं कि वो प्रेग्नेंट होती हैं और जो है सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी में जन्म होता है। तो लुम्बिनी में जन्म तो उनका बहुत बाद में होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा था जो है कि, तो क्या पता ऐसा भी रहा भंते जी कि जो तमाम बौद्ध अनुयायी रहे हों, हाथी की महत्ता को लेकर के उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दिए हों, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिए हों, माता महामाया के स्वप्न से जो है। जी, ये सही है जी क्योंकि उनका जो था कि महामाया नाम ही था उनका। जी तो उस समय वो महामाया और राजा शुद्धोधन को ही उन्होंने पाया था जो है। उसके बाद तब वो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था और आषाढ़ी पूर्णिमा को यहाँ पर एक उत्सव होता था। जी राजा शुद्धोधन जो है स्वयं अपने हाथ से हल चलाते थे। जी, बप्पा मंगल त्यौहार कहते हैं उसको। हाँ, जी वो जो चलाते थे जो है, और उसको जो है ये क्यों शाक के लोग गंधशाली का भात खाते थे। जी, काला नमक। हाँ, जी, काला उसका नमक नाम है चावल। गंधशाली, जी यानी महकने वाला चावल, जी जी जो वर्तमान में जिसका नाम है काला नमक। जी सर, साथियों जो है जो काला नमक चावल है उसको भारत सरकार ने GI टैग दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको टैगिंग लगी हुई है। प्राचीन जो हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उसमें उसका नाम गंधशाली मिलता है। तो साथियों जो है मैं आपको इस जगह को दिखा रहा हूँ, कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करेंगे। ये जो जगह है ये वर्गाकार लग रहा है भंते जी, है? देखिए वहाँ कोने शुरू हो रहा, इधर जो आकर के वर्गाकार अब हो ये जा रहा पूरी है। जो खुदाई होगी तब मिलेगा जो करके, भंते जी थोड़ा सा आ गई है। बहुत कुछ मिलेगा अभी जो जी है। साथियों, जो सभ्यता का निर्माण होता है उसमें संस्कृतियों का बड़ा रोल होता है। जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें बौद्ध संस्कृति की बड़ी महत्ता है। भंते जी आइए, उसमें बौद्ध संस्कृति की बड़ी महत्ता है। ऊपर चलना है क्या? यस भंते जी, चलना है। अच्छा चलिए चलिए चलिए, आप ऊपर चलिए। 1 2 जी भंते जी। और ये है 3। साथियों देखिए, मैं जब यहाँ पे आया था तो भंते जी से मिला तो इस तराई बेल्ट में चारों तरफ सन्नाटा हमको नज़र आया। तो भंते जी से मिले तो भंते जी ने बोला निराश होने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ रहिए, ये बौद्ध स्थल है, तथागत गौतम बुद्ध की भूमि है। हमने पूछा भंते जी आप कब से हैं? तो भंते जी ने बताया कि मैं 2-3 दशक से यहाँ रह रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, 2-3 दशक पहले यहाँ की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन साथियों एक बौद्ध भिक्षु में जितना पेशेंस होता है और जो विनय के नियम होते हैं उनको वो सहनशील बनाते हैं और भगवान बुद्ध के प्रति उनके अंदर कमिटमेंट आता है। साथियों इस जगह की जो स्थल है, आप कैमरामैन वहाँ से घुमा के फिर इधर दिखाएंगे, ये वर्गाकार हमको लग रहा है। ये जो जगह है, ये जगह जो है वर्गाकार लग रहा है। आप इधर से आप थोड़ा दिखाएंगे जो है, ये देखिए जो ज़मीन ये खुद गई है ना जी उसी को गौर से वहीं से लीजिए। जी भंते जी, ये वर्गाकार है ना भंते जी? ये वर्गाकार जो है देखिए वैसे तिरछा आया हुआ है वो जी इसके अंदर भी रहा होगा कुछ न कुछ जो जी है। जी उसी तरीके से ये भी रहा होगा। जी भंते जी। भंते जी आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से क्या कहना चाहेंगे इस स्थल के बारे में? अतिक्रमण तो जारी है यहाँ पे? नहीं, अतिक्रमण जारी है, जी लेकिन हम जो है पुरातत्व विभाग से यही निवेदन करेंगे, जी आग्रह करेंगे, सिफारिश करेंगे जी कि भाई आप लोग इन स्थलों को जी आइए, देखिए जी और इनका उद्धार करिए। जी क्योंकि ये जो है पूरा विश्व जी बड़े गौर से नज़र डाल करके देख रहा है जी कि जहाँ से धम्म उत्पन्न हुआ, जी बुद्ध का वो स्थान था, जी वहाँ पर कोई उस तरीके का विकास नहीं है। जी और वो लोग तरस जो है बुद्ध भी तरस रहे होंगे जी कि जो है कौन सा ऐसा सपूत आएगा जी जो इसका उद्धार करेगा। जी तो ये जो है आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन स्थानों पर आएँ, जी इनको देखें जी और इनको उसके पुरानी स्थिति में जैसे था कम से कम उस तरीके का लाने की कोशिश करें ताकि दुनिया पूरी उस चीज़ को देखे, समझे, उसका महत्व समझे जो है वो। साथियों तमाम बौद्ध राष्ट्र और अन्य राष्ट्र भी भारत के अंदर आते हैं बुद्धिज़्म को जानने और समझने के लिए और बुद्धा से जुड़े तमाम अवशेषों को देखने के लिए। लेकिन साथियों इस जगह का इतना बड़ा हश्र है, ये कपिलवस्तु में है, कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं कराई गई है। दूसरी बात क्या है, ग्रामीण यहाँ पे लगातार भेड़ बकरियाँ लाके चरा रहे हैं, जीव जंतुओं को लाके चरा रहे हैं। और साथियों यहाँ पे तमाम ग्रामीण इधर उधर, अभी मैंने देखा नज़र दौड़ा करके, तमाम लोग शौच कर रहे हैं।
ये धार्मिक स्थल है, ये शौच की जगह नहीं है। और ये स्थल भेड़ बकरियों गाय भैंसों के चरने की जगह नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान साधना लगाई, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध धम्मोपदेश किए, जहाँ से ज्ञान का बिगुल बजा, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी, पूरी दुनिया की विद्वान जिस धारा से प्रभावित हुए, उस धारा का इतना बुरा हश्र देख करके मन बहुत दुखी है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस पे काम करे। कहानी के लिए है कुआं हुआ, वो तो खेत में एक है वहाँ पे, वो एक वहाँ शुरुआत में है, पट अच्छा कुआं किधर है? वो जहाँ हम लोग खड़े थे ना, अच्छा जस्ट बगल में खेत में है। अच्छा, वो जो दिखाई गोला दे खेत रहा में है। दिख रहा था। साथियों जो है अभी महेश जी ने बताया, आप भंते जी के साथ रहते हैं, महेश जी ने यह बताया कि इसी के जस्ट बगल में जो है दक्षिण और पूरब की दिशा में ठीक जो है एक कुआं है। साथियों ये जो जगह है पचंगवा इसको बोलते हैं। मैं बार बार आपको बता दूं, ये 5 जगह मिली हैं। साथियों ये जो जगह है ये भी इसी का हिस्सा है। तो एक जगह ये है और एक जगह ये है, 2 जगह ये हो गया, 3 जगह हम आपको और दिखाएंगे। और बौद्ध भिक्षु पानी पीने के लिए, या राजा शुद्धोधन के जो राजवंश के लोग थे, पानी पीने के लिए इस एरिया में बड़ी संख्या में कुएं की खुदाई करवाए थे। वैसे सिंचाई के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे भंते जी 2 झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें आप ऐसा बताएंगे? है, मर्थी है, मझौली है, सिसवा है, बजहा है, ये बहुत सारी वो है। और इन्हीं में से नहरें निकली हुई थी जो है, ये सब झीलें हैं झीलें हैं। जी क्योंकि नेपाल का ऊपर ऊंचाई वो जो है ये नीचे तराई में पड़ता है, जी तो ऊपर का पानी जो बह के आता था जी उनमें इकट्ठा रहता था। जी उन्हीं में से नहरों की निर्माण करा करके जी उसके बाद तब ये काला नमक जो था, जी। जो गंधशाली चावल हुआ करता था, जी। उसकी सिंचाई उचाई करते थे जो है। साथियों काला नमक चावल पैदा करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हिमालय का तराई यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, लेकिन भंते जी ने जो बताया कि मर्थी, मझौली और बजहा, ये सब बड़ी बड़ी यहाँ की झीलें हैं, जहाँ मैं उन झीलों पे खुद गया हूँ और देखा हूँ कि वो 10-10 वर्ग किलोमीटर में है। वो काफ़ी बड़ी बड़ी झीलें हैं। तो प्राचीन समय में जो राजा शुद्धोधन इरिगेशन करते थे, फसलों की सिंचाई करते थे, शाक के बंधु जो फसलों की सिंचाई करते थे, उस जल का उपयोग वो लोग करते थे जो है। और भंते जी यहाँ पे रोहिणी जल का विवाद भी हुआ था, जिसकी वजह हाँ, से रोहिणी वो महाराजगंज जिले में पड़ती है जो है। उस तरफ कोलिये रहते थे जी और इस तरफ शाक्य रहते थे जो है। जी जी और उसी के पानी के विवाद को ही लेकर के ये सिद्धार्थ गौतम ने जी गृह त्याग भी किया था जो है, वो करके जो है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे ये बौद्ध स्थल है। आप इधर दिखाएंगे कि ये बकरियाँ यहाँ पे चल रही हैं और ग्रामीण लोग यहाँ पे शौच करने के लिए भी आते हैं। साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अगर मात्र एक बोर्ड लगा के यहाँ से चला जाता है, या जिला प्रशासन एक बोर्ड लगा के चला जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पे कि इन जगहों की अनदेखी क्यों हो रही है, इन जगहों की खुदाई क्यों नहीं हो रही, उनको संरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बोर्ड लगा देने मात्र से जो है ये जगहों का इतिहास संरक्षित नहीं रहेगा और सरकार खुद इस इलाके का पट्टा कर रही है, जो कि सही नहीं है। भंते जी आइए। भंते जी आप ये बताइए कि भारत के अंदर तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बौद्ध स्थल हैं, प्राचीन बुद्ध विहार हैं, लेकिन आपने कपिलवस्तु को क्यों चुना? देखिए मैं 79 में इधर से कवर कीजिएगा। मैं प्रवर्जित हुआ था 79 में। 79 में उसके बाद यहाँ पर 80 में जो है मैं आया था, मेरे साथ 2 बसें थी थाईलैंड की जो है। जी वो सब जगह भ्रमण करके देखा था, जी तभी देखा था कि ये पूरा शून्य पड़ा हुआ है जो जी है। तभी मैंने प्रण किया था जी कि मैं उसी जगहों पर जो है जहाँ शून्य है, जहाँ कुछ नहीं है, जी वहीं चल करके बसूंगा, वहीं से अपना धर्म का कार्य करूँगा जो है। जी। तब यहाँ आया जो है। आप 79 में कि 80 में कब आए? 80 में पहले आया था। 80 में आया। 1980 में भंते जी यहाँ पर आए और 1980 से लेकर 2024 चल रहा है, कुल 44 साल हो गया। भंते जी आपके धैर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इस सन्नाटे में आपने एक चिराग जलाए रखा और वही चिराग जो है आज प्रकाशमान हो रहा है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी बन गया है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन केंद्र भी है और आने वाले दिनों में यहाँ पे लगातार जो है बौद्ध एक्टिविटी बढ़ रही है
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यहाँ पे आना ही पड़ेगा और इन तमाम जगहों को संरक्षित ही करना पड़ेगा। साथियों, ये भी आपको बता दें कि यहाँ आसपास के खेतों में जब कोई खुदाई होती है या किसी ऊंचे स्थल की खुदाई होती है तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे प्राचीन ईंटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। मंत्री जी, आप ये बताइए कि ये जो पूरे इलाके में कहीं भी ऊंचा स्थल खोजा जाता है, ईंटें निकल आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो कपिलवस्तु के तमाम जो प्राचीन जो बड़े बड़े स्थल रहे हैं, भवन रहे हैं, अगर और जगहों को खोदा जाए तो वो भी निकल आएंगे? वर्तमान में पूरे इस बुद्ध भूमि में जी यानी भारतवर्ष में जी जितने टीले दिखेंगे, अगर उन सभी को जो है, जो टीले हैं, डीह बोलते हैं, जी ऊंचा स्थान जहाँ भी होगा जी वहाँ प्राचीन कुछ न कुछ चीज़ें हैं, जी जी दबी पड़ी हैं, जी उनकी खुदाई की जी आवश्यकता है जो है। जी। साथियों, मैं पचंगवा में हूँ जो कपिलवस्तु में है, और जिस स्थल को अभी हमने भंते जी के साथ दिखाया था, हम उसी स्थल की ऊंचाई वाले हिस्से पे आ गए हैं। नीचे वाला हिस्सा जो अभी आपने देखा, जो दीवारें थी जो है, वो दीवारें काफ़ी दूर में हैं और ये वर्गाकार टाइप का लग रहा है क्योंकि चारों तरफ से दीवारें हैं इसकी बड़ी बड़ी, और रंगाई पुताई भी दीवारों की हुई है। हमारे साथ राम कुमार जी हैं जो आप पचंगवा गांव के ही रहने वाले हैं। और राम कुमार जी, ये बताइए, यहाँ पे कुछ कमरा वमरा निकला था? जी 6 कोठरी मैंने देखा था पहले, उसमें ने पूरा कोठरी ढलान था जी। और उसके बाद मैंने अब जब आज घड़ी हम लोग देख रहे हैं तो पूरा बरोबर दिखाई दे रहा। अच्छा। तो इसलिए हम आपसे बताए थे कि सर वहीं कोट है और वहाँ पे माटी निकल रहा था, साहब SDM सामने रोक दिया था जी और वही क्या नाम है आपको हम ला कर दिखा दिए हैं। जी। अब आप लोगों को जैसा समझ में आएगा वैसा आप लोग कीजिएगा। ये बताइए, जो ये स्थल है ये तो काफ़ी ऊंचाई पे है, जी तो कोठरी जो इसके नीचे थी उसको ढक दिया गया, जी अब ये बराबर हो गया? जी, इस पे हम लोग अरहर, जिसका ये पट्टा था जी वो क्या नाम है, इसी पे हम लोग अरहर बोते थे। जी मेरा बाजू में भी उत्तर साइड में है, जी उस पे भी हम लोग बोते थे। जी। तो अब उस पे नहीं कुछ हो रहा था। तो ये आपका पट्टा था कि किसी का गल्ला था? ये किसी गल्ला मदन बोते थे? चौकीदार था। मदन चौकीदार। हाँ, उसी का ये पट्टा है जी और उसके उत्तर साइड में हमारा पट्टा है उसमें। जी। हाँ। साथियों, देखिए, ये लगातार पट्टे जो हो रहे हैं, पट्टे से लोग कब्जा कर रहे हैं क्योंकि पट्टा उनके नाम यहाँ से। पर गरीब आदमी को सिर्फ पट्टा देते थे, यही पट्टा। पट्टा वट्टा बस। हाँ, तो यहाँ पे जो है कुल जो है 6 कमरे निकले हैं जी। 6 कोठरी जो कह रहे हैं अपनी लोकल भाषा जी, में, जी। कमरे हैं, रूम्स हैं जो है। जी। साथियों, आपको हम दिखा दें, इस ऊंचाई वाले हिस्से से जो है ये इलाका काफ़ी तराई में दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा स्थल है जो है। तो ये भवन या स्तूपा जो भी रहा होगा ये काफ़ी जी ऊंचाई पे बनाया गया होगा और बड़ी लागत से इसका निर्माण कराया गया। इसमें चौड़ी चौड़ी तमाम ईंटें निकली हैं। साथियों, हम जो है आपको दूसरा जो है जो स्तूप की आकृति में इसके जस्ट बगल में है उसको हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ आपको लेके चलते हैं।